वेलकम टू यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद ग्रेट आइडिया। आज हम करेंगे कंट्रेक्चुअल कैपेसिटी ऑफ पार्टी चैप्टर 5। पहला है इसमें व्हाट इज द कंट्रेक्चुअल कैपेसिटी। कंट्रेक्चुअल कैपेसिटी होती क्या है। इसमें एक अकॉर्डिंग टू सेक्शन 11 एक सेक्शन 11 बना जिसमें बोला इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने कि एवरी पर्सन इज कंप्लेन टू कॉन्ट्रैक्ट हु इज द एज ऑफ मेजोरिटी अकॉर्डिंग टू द लॉ to which he is subjected and what is of sound be in sound of mind and it not disqualified for contracting by any law to which in he is subject। इसको थोड़ा हम डीप में पढ़ते हैं कि ये बोलना क्या चाहता है। पहला है इसमें बी इन मेजर, बी ऑफ साउंड माइंड, नॉट टू बी डिसक्वालिफाइड बाय एनी लॉ। तीन वो चीज़ बनाई उन्होंने बेसिक है जो पार्टी कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी बिकम अ क्लियर। बी इन मेजर, जो मेजोरिटी है जिसकी 18 से अबव है तो उसके ऊपर केस हो सकता है। 18 से नीचे वाली एज है तो उसके ऊपर कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, केस नहीं हो सकता। बी ऑफ साउंड माइंड, या कि उसको कोई मेंटली प्रॉब्लम है या कोई वो डिसेबिलिटी है या उसको कोई फिजिकली प्रॉब्लम है तो वो साउंड इन माइंड है, उसके ऊपर भी कोई केस नहीं हो सकता। नॉट टू बी डिसक्वालिफाइड बाय एनी लॉ, अगर कोई 18 से नीचे है और उसके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं हम और वो हम केस कर देते हैं तो वो डिसक्वालिफाइड हो जाएगा लॉ के हिसाब से। नेक्स्ट इसमें है सेक्शन 11। सेक्शन 11 क्या डिक्लेयर करता है, कुछ इनकम्पेटेंट टू एंटर अ कॉन्ट्रैक्ट, किस किस के बेसिस में कॉन्ट्रैक्ट करता है। पहला मैनर, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, पर्सन ऑफ डिसक्वालिफाइड बाय एनी लॉ विच दे आर सब्जेक्टिव। आगे हम पढ़ते हैं बर्डन ऑफ प्रूफ। बर्डन ऑफ प्रूफ में हमारा सबसे पहले आता है माइनर। पहले आता है हमारा माइनर क्या है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3 द इंडियन मेजोरिटी एक्ट 1875 अ माइनर इज अ पर्सन हु हैज़ नॉट कंप्लीटेड 18 ईयर ऑफ एज। मैनर वो होते हैं जिन्होंने 18 से अबव अपनी 18 की जो एज है उसकी वो क्लियर नहीं करी है, अभी वो 17 के हैं या 16 के हैं तो उनके ऊपर जब हम कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा वर्ड हो जाता है, उसको एक्सेप्ट नहीं करा जाएगा क्योंकि अभी वो एज उसकी 18 नहीं है। 18 एज से ही हमें राइट्स मिलते हैं, हमें बिजनेस में भी राइट्स मिलते हैं करने के। बट अगर वो नीचे है 18 से तो ये कॉन्ट्रैक्ट है कि अगर उसने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा बाय लॉ, या कोई केस उसके ऊपर फाइल नहीं होगा क्योंकि जब तक वो 18 का नहीं हो जाता। नेक्स्ट है इसमें मैनर एग्रीमेंट। मैनर एग्रीमेंट्स क्या कहता है। सेक्शन 11 clearly state that the manner is not complaint to contract. If a person enter into the contract with the manner, then such contract is void, improbable and innocent। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट केस स्टडी है, अगर आप पेपर में केस स्टडी लिख के आओगे तो एक्स्ट्रा नंबर मिलते हैं, केस स्टडी के ही इंपॉर्टेंट नंबर है। आप केस स्टडी को एक्सप्लेन करके आओ वहाँ पे। तो पहली जो हमारी केस स्टडीज़ है मैनर एग्रीमेंट में वो आप देख सकते हो वहाँ पे मोरी पीबीस वर्सेस दारोमदार घोष, ये दो पर्सन हैं जिनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और वो भी माइनर की उसमें एग्रीमेंट में। तो ये केस स्टडीज़ है, बहुत ही अच्छी है, आप लिखना इस केस स्टडीज़ को। मैं इसको समझाती हूँ क्या बोलना चाह रहे हैं केस स्टडी। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। केस स्टडी क्या कहता है, मोरी पीबी वर्सेस दारोमदार घोष ये कहता है इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है। जब ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट किस चीज़ का होता है कि हाँ मेरे को कुछ पैसे चाहिए, 20,000 रुपीज़ चाहिए। तो धर्मधर घास कहता है कि मैं तुम्हें 20,000 रुपीज़ दे दूंगा तो आपको कुछ रखना पड़ेगा। तो वो अपना घर गिरवी रख देता है मोरी बीबी अपना जब घर गिरवी रखता है तो धर्मधर घोष कहता है कि मैं तुम्हें पहले 20,000 की जगह 8,000 दूंगा, फिर मैं आपको 20,000 दूंगा। इतना आपकी जो ज़मीन है, जो आपके कागज़ है वो मेरे पास रजिस्टर्ड रहेंगे हैज़ अ प्रूफ। जब उन्होंने ये कॉन्ट्रैक्ट किया तब वो 18 ईयर का नहीं था, तब वो 17 ईयर्स का था। 18 ईयर का भी वो नहीं हुआ था क्योंकि वो अभी मैनर था वो अभी, क्योंकि अभी वो मेजोरिटी मतलब उसमें नहीं आया था कि वो अपना कॉन्ट्रैक्ट कर सके। 18 ईयर की एज में वो उसने अभी नहीं, 18 ईयर के एज में हुआ था वो और वो 17 ईयर की एज में था। अब इससे क्या होता है कि जो धर्मदास घोष है वो उसके ऊपर कोई केस नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता केस, अगर मोरी बीबीज केस कर सकता है इसके ऊपर कि उसने मेरी ज़मीन ली है और वो कोई प्रूफ नहीं होगा उसके पास कोई कि मैंने 8,000 रुपीज़ लिए हैं उससे और 20,000 की डील की थी, बट मेरे को अभी उसने 18,000 दिए हैं, ना कि धर्मदास घोष के पास कोई प्रूफ होगा।
सिर्फ कागज़ देने से कोई प्रूफ नहीं होता, क्योंकि वो अभी 17 का था, वो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है। जब तक वो 18 का नहीं हो जाता तब तक कोई वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा, वो मैनर है। अगर वो 18 के अबव पार हो जाता है, 18 की एज हो जाता है, बट कॉन्ट्रैक्ट तो उसने 17 ईयर की एज में किया था, 18 ईयर की तो एज में नहीं किया ना। तो वो केस जब सूट होगा, फाइल होगा कोर्ट में, तो वो वॉइड हो जाएगा। क्यों वॉइड हो जाएगा, देखो ज़रा ध्यान से समझिए कैसे वॉइड होएगा। जो मौरी बीबीस है वो 17 की थी, 17 का था, और जो धर्मधर घोष था वो उसने कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट किया। जब कॉन्ट्रैक्ट किया तो उसकी एज 17 की थी। अब उसने केस फाइल किया उसके ऊपर कि मेरी इसने ज़मीन रख रखी है और मतलब कि मेरे को वापस नहीं दे रहा है, तो उसको देना पड़ेगा धर्मधर घोष को, क्योंकि वो 17 का था जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ। अगर वो 18 का होता तो वो कॉन्ट्रैक्ट सुटेबल हो जाता, क्योंकि केस भी कोर्ट भी यही कहता है कि 18 से नीचे के लिए कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं ले सकते, वो अवॉइडेबल हो जाएगा, क्योंकि वो अभी मेजॉरिटी में नहीं है। अगर वो 18 से अबव केस कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसके ऊपर केस फाइल हो सकती है। अगर वो 18 से नीचे करता है 17 की एज में, तो उसका कोई भी कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्टेबल नहीं होगा। कोर्ट भी यही कहती है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो 18 से अबव होना चाहिए, 18 होना चाहिए, 18 से नीचे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो ये जो फाइल थी पूरी, वो सारी कोर्ट ने डिस्क्वालीफाइड कर दी, कैंसिल हो गई ये केस। और कोर्ट में जो केस था ये कैंसिल हो गया, और उसकी जो थे रजिस्ट्री थी होम की, वो उसको वापस मिल गई। और जो धर्मेंद्र घोष का था 8,000 रुपीज़ दिए थे, उसको वो वापस नहीं मिलेंगे, क्योंकि उसके पास कोई प्रूफ नहीं है कि 8,000 मैंने उसको दिए मौरी बीबीज को। तो वो अवॉइडेबल हो जाएगा, 8,000 भी उसके चले जाएंगे। जब उसने कॉन्ट्रैक्ट किया था उसके पास कोई प्रूफ नहीं था। आगे हम पढ़ते हैं पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। पर्सन क्या है, अनसाउंड माइंड। इसमें होता क्या है, इसमें क्या होता है कि जो पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड है, जैसे किसी को कोई फिजिकली प्रॉब्लम है, कोई मेंटली टॉर्चर है, या कोई मेंटली प्रॉब्लम है उसे, जैसे कि हमें पता चलता है, अगर हम उससे अपना नाम ही पूछते हैं, नाम व्हाट्स योर नेम, तो वो नेम देते ही अपना इधर हिचकिचा रहा है, या फिर कुछ ऐसी हरकतें कर रहा है जिससे हमें पता चल रहा है कि पर्सन अनसाउंड माइंड है, या कोई हमने रिपोर्ट देखी उसकी कि उसकी मेंटली प्रॉब्लम ठीक नहीं है, तो हम उसके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो वो भी हमारा अवॉइडेबल हो जाएगा। वो कोर्ट एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है अभी, तो वो बिजनेस कैसे कर लेगा, उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, या फिर कुछ कैसी प्रॉब्लम है कि वो स्टार्टिंग से उसकी ऐसी प्रॉब्लम है कि वो मेंटली ठीक नहीं है, तो हम उसके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, वो हमारा अवॉइडेबल हो जाएगा। या हम उसके के खिलाफ कोई हमने कोई उसे अपनी नेसेसरी चीज़ दी है, या कोई हमने बिजनेस रिलेटेड कोई उसे कुछ अमाउंट दी है, तो वो केस करते हैं हम उसके ऊपर, तो वो अवॉइडेबल हो जाएगा, क्योंकि उसकी मेंटली प्रॉब्लम ठीक नहीं है। तो आप कैसे उसको अपने बिजनेस में उसको 50% या कुछ भी हम उसको अपने बिजनेस में बांट सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते हम, क्योंकि उसकी तो मेंटली प्रॉब्लम ठीक नहीं है, तो आपके ऊपर ही प्रॉब्लम होगी, तो ये केस नहीं हो सकता, ये भी अवॉइडेबल हो जाएगा पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड में। अब इसमें पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड में कुछ पॉइंट है कि किस किस वजह से वो केस अवॉइड हो सकता है, या आइडल्ट। पहला है इसमें आइडल्ट, सेकंड है ल्यूनेटिक, थर्ड है ड्रंकेड और ड्यूरियस पर्सन। अब पहला पढ़ते हैं हम आइडल्ट। आइडल्ट क्या कहता है, एडल्ट क्या कहता है कि जो एडल्ट पर्सन है वो पहले से ही स्टार्टिंग से ही, जैसे ही वो बोर्न हुए थे तब से ही उनकी मेंटली प्रॉब्लम है, या मेंटली ठीक नहीं है, या कुछ अंडरस्टैंडेबल मतलब कि ऑर्डिनरी मैटर जो उसकी क्षमता है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। वो किसी भी चीज़ को ध्यान से ना समझ सकता है, ना वो ध्यान से देख सकता है। वो बहुत ज़्यादा मेंटली प्रॉब्लम है उसको, बहुत ज़्यादा मेंटल है वो। जैसे कि मैं उसे कोई चीज़ बता रही हूँ, वो ध्यान से समझ नहीं पा रहा है, या थोड़ी देर में भूल जाता है, या उसी वक्त भूल जाता है, वो समझ ही नहीं पा रहा मैं क्या बोल रही हूँ, तो उसकी मेंटली प्रॉब्लम ठीक नहीं है, तो वो क्या होगा, एडल्ट। ये हो गया अनसाउंड पर्सन माइंड। सेकेंड आता है लुनिस्टिक। लुनिस्टिक में क्या होता है, इसमें क्या होता है लुनिस्टिक में, इसमें क्या है कि जो पर्सन है उसका अपना अच्छा खासा बिजनेस था और बहुत अच्छे पैसे कमा रहा था वो। क्या होता है कुछ दिन में उसका एक्सीडेंट हो जाता है, या कोई ऐसी इंजर्ड चोट लग जाती है जिससे उसकी मेंटली प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, या कुछ ऐसा हो जाता है कि कोई इंजर हो जाता है, या किसी एक्सीडेंट में वो इंजर हो रहा है, या कुछ मेंटली प्रॉब्लम होगी, या कुछ दिमागी हालत ठीक नहीं है, कुछ ऐसी क्रिटिकल कंडीशन आ गई जिससे वो ठीक ही नहीं है बिल्कुल भी, तो वो आते हैं लुनिस्टिक में, कि वो एक पर्सन है पहले ठीक था बट अब नहीं है, तो अब वो भी बिजनेस
नहीं कर सकता है, उसके ऊपर कोई केस नहीं हो सकता, क्योंकि अब उसकी मेंटली हालत ठीक नहीं है। किसकी वजह से? एक्सीडेंट की वजह से, क्योंकि वो पहले ठीक था, अब एक्सीडेंट हो चुका है उसका, तब वो ठीक नहीं है। नेक्स्ट आता है ड्रंकर्ड और डिलीरियस पर्सन। ड्रंकर्ड पर्सन कौन से होते हैं? शराबी। शराबी पर्सन कौन से? जैसे कि किसी ने ड्रिंक कर रखी है, किसी ने ड्रग्स ले रखे हैं, या किसी ने दारू पी रखी है, हम उसके साथ कोई अपना डील करते हैं तो वो भी अवॉइडेबल होगा, क्योंकि उस केस में क्या हो गया कि उसने अभी ड्रिंक कर रखी है, दारू पी रखी है, ड्रग्स ले रखा है, या कुछ उसने ऐसा नशा कर रखा है जिससे उसको कोई हालत ठीक नहीं है उसकी, तो वो क्या करेगा? उसकी एक केस स्टडी है। केस स्टडी क्या बोलता है? मैथ वर्सेस बार्टर। The court had that person is denying or obligation under the contract on the plea that he was a drunk or delirious while making the contract have to prove that his state of mind was not sound when he made the contract. जब उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया तब उसने दारू पी रखी थी, या उसने कोई ड्रग्स ले रखा था, या कोई ऐसी चीज़ ले रखी थी कि जिससे उसकी ठीक नहीं था वो उस वक्त, और उस वक्त हमने कॉन्ट्रैक्ट किया, तो वो भी वर्डेबल हो जाएगा, क्योंकि वो ड्रंकेड पर्सन है, वो अल्कोहल ले रखी है उसने पर्सन ने, और उसके बीच में हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो वो वर्डेबल हो जाएगा कोर्ट की तरफ से। नेक्स्ट आता है अदर डिसक्वालीफाइड पर्सन। अदर डिसक्वालीफाइड पर्सन में क्या आता है? एलियन एनिमी। सेकंड आता है फॉरेन सॉवरेनिटी एंड डिप्लोमेटिक स्टाफ एंड एक्रेंट रिप्रेजेंटेटिव। उसके बाद आता है हमारा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रोफेशनल इंटेलिजिबिलिटी, देन डिसक्वालीफाइड बाय ड्यू टू द लीगल स्टेटस। कोई डिसक्वालीफाइड हुआ लीगल स्टेटस से। अब अदर डिसक्वालीफाइड पर्सन में पहला आता है एलियन एनिमी। इसमें क्या होता है? एलियन एनिमी जैसे इंडिया और चाइना का लगा लो, इंडिया और चाइना के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, तो अब जो चाइना है उसको हम बोलेंगे एनिमी, दुश्मन। एनिमी दुश्मन। अगर हमारे बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ चाइना और इंडिया में, और वो कॉन्ट्रैक्ट हमारा जब हुआ, तब तब क्या हुआ? जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ तब तो ठीक था सब कुछ, जब बाद में हमारा जब कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड सब कुछ हो चुका था, तब उसके बाद क्या हुआ? या वॉर स्टार्ट होगी, या कुछ आपस में कोई प्रॉब्लम होगी, या किसी वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट हमें वापस लेना पड़ा, तो वो कॉन्ट्रैक्ट होगा एनिमी। कि चाइना ने कुछ हमारे साथ घपला कर दिया या कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करी, तो वो चाइना वाले क्या होंगे? एनिमी होंगे, तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो हमारा होगा उसे बोलते हैं एलियन एनिमी, तो हम उसे बोलते हैं एलियन एनिमी। नेक्स्ट आता है हमारा फॉरेन सॉवरेनिटी एंड डिप्लोमेटिक स्टाफ एंड एक्रेंट रिप्रेजेंटेटिव। इसमें क्या होता है? अब वो पढ़ते हैं। इसमें पहला है हमारा व्हेन द फॉरेन सॉवरेनिटी डिप्लोमेट और एक्रेंट रिप्रेजेंटेटिव हैज फिल्ड अ सूट इन अ कोर्ट अगेंस्ट द पर्सन डिजायरिंग टू सू हिम। इसमें क्या होता है कि जो फॉरेन सॉवरेनिटी है वो डिप्लोमेट ही रिप्रेजेंटेटिव सूट करती है कोर्ट को, अगेंस्ट केस कर सकती है वो पर्सन के फॉरेन सॉवरेनिटी के उसमें। when the foreign sovereignty diplomat or accredited representative on his agent in carrying on the trade with the judicial the court, and when the foreign sovereignty diplomat or accredited representative has immovable property in a jurisdiction of a court and he is to be sued with the reference such property। उसकी कोई भी प्रॉपर्टी से हम ले सकते हैं, क्योंकि सूट कर सकते हैं हम उसके खिलाफ केस को। नेक्स्ट आता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में क्या आता है? नो इंडिया कैन फाइल सूट अगेंस्ट द प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिक इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ। कोई भी इंडिया अपना सूट नहीं कर सकती है, किसी के खिलाफ भी कोई केस अगेंस्ट नहीं कर सकती है प्रेसिडेंट के, और इन एनी कोर्ट, किसी भी लॉ में हम एकदम उसको वो नहीं कर सकते हैं, कोर्ट नहीं कर, मतलब कि हम उसमें अगेंस्ट नहीं कर सकते कि कोई भी फाइल उसके खिलाफ, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ। नेक्स्ट आता है प्रोफेशनल एलिजिबिलिटी। प्रोफेशनल ऑफ एलिजिबिलिटी में कहते हैं सम पर्सन कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज ऑफ देयर हाई प्रोफेशनल। कोई पर्सन होते हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते हैं जो हाई प्रोफेशनल होते हैं, जैसे कि इन इंग्लैंड अ ब्रेडियस कैन नॉट फाइल अ सूट टू क्लेम हिज फी ऑफ प्रोफेशनल सर्विस बिकॉज ऑफ द सो कॉल्ड प्रोफेशनल etiquette. In Indian also a barrister could not claim in his fee through a court of law, but after the Bar Council Act 1927, a British can get himself registered as an advocate. An advocate can file a suit to claim his fee. The case of Nihal Chand versus Dilwar Khan is an example. Dilwar Khan
इसमें बोला है कि इंग्लैंड है एक, जिसने क्या किया, क्लेम किया अपनी फीस के लिए, फ़ी के लिए क्लेम किया, और क्लेम किसके लिए किया, जो प्रोफेशनल थे, प्रोफेशनल सर्विस थी उनकी, उस प्रोफेशनल एडवोकेट थे, तो उसके ऊपर हम खिलाफ कंप्लेंट कर सकते हैं। बट द इंडियन हैज़ अ ब्रिटिशर कुड नॉट क्लेम टू फी थ्रू अ कोर्ट ऑफ लॉ। अब इंडिया नहीं कर सकती है कोर्ट पे केस, ठीक है, कोर्ट पे लो में फी क्लेम नहीं कर सकती है भी किसी भी चीज़ का कि हमें ये हुआ है। तो आप एक केस स्टडीज देखते हैं, निहाल चंद वर्सेस दिलवर खान इज एन एग्जाम्पल, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, इसमें टिल नॉट एवरी लॉन्ग अगो अ फिजिकल इन इंडिया वाज नॉट अलाउड टू फाइल अ सूट टू क्लेम हिज फी, बट द सिचुएशन चेंजेस नाउ। कभी भी कोई भी सिचुएशन चेंज हो जाता है, कोई भी रूल निकल जाता है, तो उससे सिचुएशन चेंज हो ही जाती है वो चीज़। अब आता है नेक्स्ट, डिसक्वालिफिकेशन ड्यू टू द लीगल स्टेटस। डिसक्वालिफिकेशन ऑफ लीगल स्टेटस, इसमें क्या है, अब इसमें डिस्क्वालीफाइड ऑफ ड्यू टू द लीगल स्टेटस, इसमें क्या होता है कि जो पब्लिक कंपनी है और एक म्यूनसिपल कॉर्पोरेटर, वो एक कैन नॉट बी एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं पर्सनल नेचर, बिकॉज क्योंकि आर्टिफिशियल पर्सन है एट द नॉट अ नेचर पर्सन, वो नेचर पर्सन नहीं है, कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन ही होती है जो कि बनाई गई होती है एक पर्सन के द्वारा, ठीक है। तो उसमें क्या बोला है कि जो परचेज करते हैं हम प्रॉपर्टी को, टर्मिनेट करते हैं डॉक्यूमेंट जो स्टैम्पेड होती है, पब्लिक कंपनी स्टैम्पेड होती है, और वो रजिस्टर्ड ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव बॉडी होती है, रजिस्टर्ड होती है, तो वो अपने डिसक्वालिफिकेशन आ जाता है लीगल स्टेटस में, डिसक्वालिफिकेशन ऑफ लीगल स्टेटस। नेक्स्ट इसमें आता है डिसक्वालिफिकेशन ड्यू टू द लीगल स्टेटस। इसमें क्या आता है, अगर कोई वुमेन है, अगर जैसे पति पत्नी है, जैसे वुमेन और मैन, इन दोनों के बीच में आपस में कोई झगड़ा हो जाता है, अब कोई झगड़ा हो जाता है तो वो तलाक लेते हैं, डिवोर्स पेपर पे साइन करते हैं, तो जो वुमेन है वो केस कर सकती है उसकी किसी भी प्रॉपर्टी पे, वो उसको प्रॉपर्टी या उसको कोई मनी देनी पड़ेगी, अपनी पत्नी को, वुमेन को देनी पड़ेगी। ये क्या हो गया कि डिसक्वालिफिकेशन ड्यू टू द लीगल स्टेटस। ये एक रूल है पीछे से, अगर कोई डिवोर्स देता है पत्नी को, तो उसके प्रॉपर्टी पे और उसकी जॉब पे या उसकी मनी पे पूरा हक है पत्नी का लेने का, तो वो केस कर सकती है कि मेरे को उसकी प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा चाहिए और मुझे उसकी सैलरी की भी आधी तनख्वाह चाहिए, तो वो केस कर सकती है। डिसक्वालिफिकेशन है ड्यू टू द लीगल स्टेटस। नेक्स्ट आता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बाय माइनर्स, कॉन्ट्रैक्ट बाय माइनर्स। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बाय माइनर्स में क्या आता है, पहले लीगल पोजीशन ऑफ माइनर। लीगल पोजीशन क्या है माइनर की, पहले कॉन्ट्रैक्ट विद माइनर इज एब्सोल्युटली वॉइड। कॉन्ट्रैक्ट विद, जब हम कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं माइनर के साथ, क्यों एब्सोल्युटली वॉइड होता है, इसकी एक केस स्टडीज देखते हैं, उसमें हमें क्लियर होगा। हमने पढ़ा था भी पिछली उसमें, आप देखोगे कि मैंने आपको बताया कि केस स्टडीज़ में मोहरी बीबी वसी धर्मदास घोष, वही केस स्टडी आपको इसमें लिखनी है। ये बोलता है कि जो मोहरी बीबी वसी धर्मदास घोष है, इसमें उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट करा कि मैं तुमसे एक वो ज़मीन ले लेता हूँ, और इसमें एक ना कुछ ऐड करती हूँ मैं, ठीक है, कुछ ऐड करती हूँ, उसको ध्यान से समझना जरा, मैं केस स्टडीज़ क्या बना रही हूँ। जो मोहरी बीबी वसी धर्मदास घोष है, जो उस धर्मदास घोष की हस्बैंड है, उसकी जो वाइफ है मोहरी, उसकी वाइफ है मोरी, मोरी बीबीस कहती है कि मेरे को लोन लेना है 20,000 का। उन्होंने मॉर्टगेज लोन लिया, तो धर्मदास घोष कहता है कि सबसे पहले मैं आपकी एक ज़मीन रखूँगा, कागजात रखूँगा एज अ प्रूफ, तो वो दे देती है, और 8,000 रुपीज़ उसे दे देता है, 20,000 में से 8,000 उसे दे देता है धर्मदास घोष, और उसकी ज़मीन भी रख लेता है। 20,000 कहता है मैं बाद में दूंगा। बट जब उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट डील की थी, तब वो 18 से अबव नहीं थी, 18 से बिलो थी, 18 से नीचे की एज थी उसकी, 18 के ऊपर एज नहीं थी। जब उसकी एज 18 से नीचे थी, तब वो केस फाइल नहीं कर सकता, क्योंकि तब उन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट किया वो माइनर था, क्योंकि अभी तक वो नहीं हुआ था 18 एज का, माइनर था। तो उन्होंने पैसे 8,000 रुपीज़ दे दिए और बाकी के पैसे नहीं दिए, तो धर्मदास घोष की हो गई डेथ। तो अब वो चला गया केस कोर्ट में, क्योंकि मोहरी बीबीस कहती है कि मेरी ज़मीन वापस करो, कि मैंने कोई लोन तुमसे नहीं लिया है। तो वो जब वो केस में जाता है, कोर्ट में केस में जाता है, तो वो अवॉइडेबल हो जाता है, वॉइड हो जाता है। क्यों वॉइड हो जाता है, क्योंकि जब उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया तब वो 18 की नहीं थी, माइनर थी। तो माइनर के केस में हम कॉन्ट्रैक्ट कर, जब कोई भी हम
कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उसके ऊपर हम कोई केस नहीं कर सकते। अगर वो 18 के अबव होती तब हम केस करते तो हमारा वॉइडेबल होता। अब वॉइड हो गया क्योंकि जब उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया तो वो 18 से नीचे थी, वो तब हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। और उसकी जो 8,000 थे वो भी उसको नहीं मिलेंगे, धर्मधर घोष को और मौरी बिबिस को उसकी ज़मीन वापस दे दी जाएगी। नेक्स्ट आता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ नेसेसरी ऑफ लाइफ। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ नेसेसरी ऑफ लाइफ इसमें क्या आता है? अब इसमें हम एक केस स्टडी पढ़ते हैं किसमें, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ नेसेसरी ऑफ लाइफ में। इसमें एक बहुत अच्छी केस स्टडी है, वो पढ़ते हैं पीटर वर्सेस फ्लेमिंग। पीटर वर्सेस फ्लेमिंग इसमें क्या होता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो हमारी नेसेसरी चीज़ों के लिए होते हैं। नेसेसरी चीज़ें क्या होते हैं? फूड, क्लॉथ, हाउस, ठीक है, वो हमारी नेसेसरी चीज़ें होती है। अब इसमें क्या होता है कि जो फूड एंड क्लोथिंग, रेंट हो गया, हाउस हो गया, ठीक है, हमारे ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस हो गए, जितने भी हमारी मनी स्पेंड करी है उसके ऊपर उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया। अब जब कॉन्ट्रैक्ट किया तब वो माइनर था, ठीक है। अब माइनर के केस में सेम वही चीज़ इसमें आएगी कि जब माइनर था तो वो उसके ऊपर कोई केस नहीं कर सकता, वो बता नहीं सकता कि मैंने उसे फूड दिया, क्लॉथ दिया, उसको रहने का खर्चा दिया, उसके ऊपर घूमने की हमने मनी स्पेंड करी, या हमने बहुत सारे एक्सपेंसेस के हमने बिल दिए, तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा, वो वॉइड हो जाएगा। क्योंकि वो तब जब उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया, जब ये सब चीज़ें हुई, नेसेसरी लाइफ दी उन्होंने, तो वो 18 ईयर का नहीं था, 18 से नीचे का था, वो माइनर था। तो माइनर के केस में उसके ऊपर कोई केस सूट नहीं होगा, वो केस वर्डेबल हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें आता है हमारा माइनर्स कॉन्ट्रैक्ट फॉर हिज बेनिफिट। माइनर का कॉन्ट्रैक्ट फॉर हिज बेनिफिट क्या होता है? अब इसमें क्या होता है कि माइनर्स कॉन्ट्रैक्ट फॉर हिज बेनिफिट, अगर माइनर के लिए कोई बेनिफिट चीज़ हो रही है तो वो केस सूट हो सकता है। कैसे? जैसे कि हमें मैं माइनर हूँ, सपोज मान लो कि मैं माइनर हूँ और मेरे को कहा है किसी ने कि मैं आपको जॉब दिला दूंगा। मैं 17 ईयर की हूँ, तो मेरे को भी अच्छा लगा कि हाँ मेरे को जॉब मिलेगी, कि मेरे को कुछ बनना है, कुछ करना है लाइफ में, तो मैं उसकी प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती हूँ, कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट कर लेती हूँ। वो कहता है कि आप मेरे को 2 लाख रुपीज़ दो, मैं आपको फॉरेन में एंड बढ़िया सी पोस्ट पे जॉब दिलाऊंगा। ठीक है, उन्होंने ये बोला, आपस में ये बात हुई ना, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, आपस में सब कुछ हुआ, तो उसके जाने का भी हुआ। बट क्या हुआ कि 2 लाख रुपए लेके वो जिसने 2 लाख रुपए लिए थे वो चला गया, और जॉब भी नहीं दिलाई, और ऊपर से जो वादे किए थे कि वहाँ पे रहने का खर्चा हो गया या जॉब तक का सारा कुछ इसी में होगा, वो सब ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि वो सब लेके चला गया। 2 लाख रुपए फ्रॉड हो गया उसके साथ। पर वो था माइनर, तो उसके ऊपर वो केस सूट कर सकता है, क्योंकि जब वो माइनर है तो माइनर के लिए बेनिफिट था। अब बेनिफिट था माइनर के लिए, फैसिलिटी उसे कुछ मिल रही थी, कुछ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था उसके बेनिफिट के लिए, तो वो सूट कर सकता है। कोर्ट उसको वॉइड नहीं करेगी, वर्डेबल कर देगी, मतलब उसको ले लेगी इस केस को, और उसके ऊपर जांच करेगी, और ये कॉन्ट्रैक्ट जो हुआ है ये वर्ड नहीं होगा, ये वर्डेबल हो जाएगा। नेक्स्ट है इसमें कॉन्ट्रैक्ट बाय पेरेंट्स और गार्डियन ऑफ द माइनर। अब इसमें क्या होगा कि जो कॉन्ट्रैक्ट बाय पेरेंट्स और गार्डियन बाय द माइनर, अब कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, या 2 केस में हो सकता है, डेट द माइनर गार्डियन हैज़ द राइट टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बिहाफ ऑफ माइनर। क्या इसमें क्या होता है कि जो माइनर होता है उसके बिहाफ पे गार्डियन उसकी गारंटी लेता है, गार्डियन कॉन्ट्रैक्ट करता है उसके बिहाफ पे। दूसरा क्या होता है, डेट द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड लॉफुली एंड फॉर द बेनिफिट ऑफ माइनर, पूरा प्रोसीजर लॉफुली किया गया और उसके बेनिफिट के लिए था माइनर के लिए, तो उस केस में भी पेरेंट्स भी कर सकते हैं, गार्डियंस भी कर सकते हैं, जो उनके रिलेटिव्स होते हैं उसके बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है अ माइनर इज अ कॉन्ट्रैक्ट, अ माइनर इज अ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी रेटिफाइड ऑन हिज बिकमिंग अ मेजर। ठीक है, अब इसमें क्या होता है वो पढ़, अब इसमें केस स्टडीज़ है, केस स्टडीज़ में क्या बोले, राघव वशिष्ठ श्रीनिवास। इसमें माइनर गिव अ प्रोमिसरी नोट फॉर अ कंसिडरेशन, माइनर था जब वो उसने एक प्रोमिसरी नोट दिया, ऑन अटेनिंग or attaining a maturity issued a new promissory note to replace the one he had given when he was minor। जब उसने माइनर था तब उसने एक प्रोमिसरी नोट दिया, अब जब वो माइनर से मेजोरिटी में आया तब उसने एक न्यू प्रोमिसरी नोट दिया।
जब उसने न्यू प्रोमिसरी नोट दिया, द कोर्ट हैड द कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय माइनर वाज अ void, कैन नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड ऑन हिज बिकमिंग अ मेजर। जब तक वो मेजर नहीं हुआ, जब वो माइनर था, तब उसने जो भी लिया तो वो void हो जाएगा। अगर वो मेजोरिटी में आ जाता है और तब उन्होंने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है तो वो अवॉइडेबल होगा। ठीक है। नेक्स्ट आता है देयर कैन बी नो रजिस्ट्रेशन और रिफंड ऑफ अ बेनिफिट। इसमें क्या बोला है, देयर कैन बी नो रजिस्ट्रेशन और रिफंड ऑफ बेनिफिट इफ अ माइनर हैज़ रिसीव्ड अ बेनिफिट और अ प्रॉफिट। अगर माइनर को दिखेगा कि मेरा बेनिफिट है और प्रॉफिट है बाय लॉ, सच बेनिफिट इज अ कंप्रेट और इज द प्रोवाइडर, जैसे कि मोरी बीवी वसी धर्मदर घोष इन केस इन पॉइंट। जब वो उस केस में हुआ था वही सेम इस केस में होगा। वही चीज़ इसमें बतानी है हमें, देयर कैन बी रजिस्ट्रेशन और रिफंड ऑफ बेनिफिट। ठीक है, उसके बेनिफिट के लिए क्या होगा, वही सेम केस हमें इसके अंदर डालना है। कौन सा केस डालना है, मोहरी बीवी वर्सेस धर्मदर घोष। नेक्स्ट आता है द डॉक्ट्राइन ऑफ इस्टॉपेल डू नॉट अप्लाई अगेंस्ट द माइनर। अब नेक्स्ट क्या है, द डॉक्ट्रिन ऑफ स्टॉप डज नॉट अप्लाई अगेंस्ट द माइनर। अगर माइनर 17 का है, अभी तक वो 18 का नहीं हुआ है, तो वो लोन नहीं ले सकता। अगर वो 17 का है तो वो लोन नहीं ले सकता, 18 का है तो लोन ले सकता है। 18 से अबव क्या करता है माइनर, फ्रॉड केस करता है। फ्रॉड केस क्या, अपनी एज को छुपा के कुछ और एज बताता है, तो उसके ऊपर फ्रॉड केस हो सकता है और उसको मतलब कि जो हमारा चीटेड का भी केस लग सकता है इन द केस ऑफ लोन। अगर उसने कोई लोन लिया है और वो माइनर है और उसने अपनी एज में प्रिंटिंग की है तो उसके ऊपर केस फाइल हो सकती है, फ्रॉड का केस बन सकता है। नेक्स्ट आता है माइनर हैज़ एन एजेंट। माइनर एक, इस केस में क्या है, माइनर हैज़ एन एजेंट। जो माइनर है वो एक कैन वो अपॉइंट करता है एजेंट को, बट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 84 द पर्सन अपॉइंटिंग द माइनर और द प्रिंसिपल वुड बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द माइनर एक्टिविटीज़। जो भी माइनर कोई भी एक्टिविटीज़ करेगा तो उसके रिस्पॉन्सिबल प्रिंसिपल होगी। ठीक है, द प्रिंसिपल कैन नॉट बाय अ लॉ होल्ड अ माइनर अगेंस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर केयरलेस, या कुछ भी उसने कोई गलत चीज़ की या वो उस काम को करने में ठीक नहीं कर रहा है और केयरलेस है बहुत ज़्यादा, या नॉन परफॉर्मेंस एक्टिविटी है उसकी, कोई मिस परफॉर्मेंस ड्यूटीज़ कर रहा है, तो जो क्या होगा इसमें, माइनर कैन बी एन एजेंट। माइनर एक एजेंट बन सकता है बट ही कैन नॉट बी अ प्रिंसिपल। माइनर एक सिर्फ एजेंट रह सकता है, कोई प्रिंसिपल नहीं बन सकता ये माइनर, क्योंकि अब उसकी इतनी एज नहीं है। नेक्स्ट आता है माइनर हैज़ अ पार्टनर। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 30 द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, माइनर कैन एंटर इन द पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट। माइनर है वो पार्टनरशिप एक्ट नहीं एंटर हो सकता, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, इन अदर वर्ड पार्टनर्स एग्री अ माइनर मे बी एडमिट टू शेयर द बेनिफिट फॉर एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप एंड कैन claim the agreed share of profit from the partnership firm. A minor can personally be held responsible for non-performing of any duty assigned to by a firm or a lessee that may be accrued the firm. वो कहता है कि मेरे को पार्टनरशिप में रहना है और पार्टनरशिप में जाना चाहता हूँ और मैं माइनर मेजोरिटी में आ जाऊँगा। जब वो माइनर था तब उसने पार्टनरशिप में अपना फॉर्म में उन्होंने अपना करा, तो जब उसने अपनी पार्टनरशिप फॉर्म में किया तो तब क्या किया, उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आई। जो वो ड्यूटीज़ परफॉर्म करेगा, जो वो वहाँ पे फॉर्म में करेगा, या प्रॉफिट होंगे लॉस होंगे, वो सब उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी माइनर के ऊपर। नेक्स्ट आता है पोजीशन ऑफ माइनर इन अ लिमिटेड कंपनी। पोजीशन क्या होती है माइनर की लिमिटेड कंपनी में, माइनर कैन परचेज द शेयर ऑफ लिमिटेड कंपनी इन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी सो परमिट, बट ही कैन नॉट बी पर्सनली हेल्ड और लाइबल फॉर कॉल्स ऑन अनपेड नॉमिनल वैल्यू ऑफ हिज शेयर। ठीक है, अ माइनर होल्डिंग अ शेयर इन अ लिमिटेड कंपनी इज हाउएवर द प्रॉपर्टी और एसेट रिमेनिंग विद द कंपनी एंड डिसोल्यूशन ऑफ बाइंडिंग अप। जब तक कंपनी बंद नहीं होती है तब तक वो शेयर्स और एसेट उसके पास रहेंगे। जब वो वाइंड अप होगी, कंपनी बंद होगी, तो वो सबके पास जाएंगे, जितने भी हमारे उसमें लगे हुआ था, शेयर्स हमारे लगे हुए थे वो सब। नेक्स्ट आता है सुरेटी लाइबिलिटी फॉर अ माइनर। इसमें क्या होता है, सुरेटी लाइबिलिटी फॉर अ माइनर, इफ अ पर्सन हैज एग्रीड टू स्टैंड अ सुरेटी और बी अ ग्रांटर for a minor, such person would be regarded as the principal debtor and would be liable to pay personally, even though the principal debtor the minor is not liable to pay.
ठीक है, माइनर नहीं होगा कि वो पे करेगा लाइबिलिटी। ठीक है, इट इज टू बी अ नॉमिनेटेड दैट सिटी मस्ट बी ऑलवेज बी अ अडल्ट। अडल्ट होना चाहिए तो वो लाइबल है, अगर एडल्ट नहीं है तो वो लाइबल नहीं है पे करने के लिए। जैसे कि केस स्टडी देखे केशिबा वर्सेस श्रिप्ता वेयर एन अडल्ट हैड गिविंग अ गारंटी फॉर अ माइनर। अगर कोई अडल्ट गारंटी देता है माइनर की, द कोर्ट हैड द सिक्योरिटी ऑन द प्रिंसिपल डेप्टर सिंस देयर कुड बी अ नो प्रोसीजिंग अगेन द माइनर। कोई भी प्रोसीज नहीं होगा माइनर के। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा पोजीशन ऑफ माइनर इन अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। एक सेक्शन बना 26 का जिसमें नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की बात की गई है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक आगे भी हम चैप्टर है वो पढ़ेंगे तब देखेंगे। अ माइनर कैन बी अ प्रोमिसर एंड कैन ड्रॉ अ डिलीवरी एंड एड्रोस बिल ऑफ एक्सचेंज चेक या प्रोमिसरी नोट इन केस ऑफ सच डॉक्यूमेंट बीइंग अ डिसऑनर्ड और माइनर कैन नॉट बी अ लाइबल। माइनर लाइबल नहीं होगा एस्टेट पार्टीज इफ एनी लाइबल फॉर इट्स पेमेंट, अगर वो लाइबल है पे करने के लिए पेमेंट। नेक्स्ट है माइनर राइट टू होल्ड अ प्रॉपर्टी एंड इंटरेस्ट देयर इन। इसमें क्या है कि वेयर द ट्रांसफर और अ मोर्टेज ऑफ एनी प्रॉपर्टी कैन बी कैंसल एट द इंस्टेट ऑफ माइनर इज टू बी आर नोटेड दैट सच ट्रांसफर और अ mortgage is a valid. It is a beneficial to the minor in this connection. The Madras High Court held in one judgment then, if the minor has advanced any money or a mortgage of good property, such money is receivable at the estate of minor on his granted file, or being a declared insolvent, he still cannot be declared as a one, or a minor however can be declared insolvency with regard to necessity of life according to Judith Diswal Mullah। ठीक है, ये था पूरा इसमें माइनर राइट्स में कि कैसे हम इंटरेस्ट देयर इन, इसमें कैसे प्रॉपर्टी और इंटरेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, आज की वीडियो में से इतना ही था। अब कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट चैप्टर के साथ। और आपको जो भी समझ आया है वो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना और मेरी वीडियो को सपोर्ट करो ताकि इस चैनल को हम आगे बढ़ा सकें और आपके अच्छे अच्छे से व्यूज़ लाइक्स आए और सब्सक्राइब आए, कमेंट आए, ताकि मैं इस वीडियो को और भी आगे बेटर बना सकूँ। अभी मेरी कुछ कम वीडियोस आई हैं, कुछ प्रॉब्लम होगी उस वीडियोस में, तो आगे जाके बेटर होगी। तो प्लीज़ सपोर्ट करें और थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर वीडियो। बाय बाय, टाटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।